स्वागत है आप सभी का जनरल लॉ 24 में। देखो आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 9 की, जिसके अंदर ये 4 सेक्शंस हैं। कौन से सेक्शन 125, 126, 127 एंड 128। देखो ये चारों सेक्शन बात करते हैं वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, इनके मेंटेनेंस के बारे में। देखो हम पुरानी सीआरपीसी की बात करें, यानी कि जो 1882 में और 1898 में ब्रिटिशर्स द्वारा इंडिया में लागू की गई थी, उन सीआरपीसी में मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, हमें महसूस हुआ कि नहीं, हमें एक नए सीआरपीसी की जरूरत है। तो लॉ कमीशन ने अपनी 41st रिपोर्ट के अंदर सीआरपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट के अंदर पेश किया। ठीक है, अब जो वो ड्राफ्ट था, उस ड्राफ्ट में लॉ कमीशन ने इस मेंटेनेंस के प्रोविजन को ऐड किया। क्यों ऐड किया, क्या रीजंस थे, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिया है, जिसको आगे अभी हम देखते हैं। इस पूरी वीडियो में एक तो हम ये चीज जानने वाले हैं कि मेंटेनेंस के रिगार्डिंग सीआरपीसी में क्या क्या बातें की गई हैं। अगर मेंटेनेंस के रिगार्डिंग अगर कोई एप्लीकेशन कोर्ट में पेश की जाती है तो उसके रिगार्डिंग प्रोसीजर क्या होगा। अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया है तो उस ऑर्डर में अगर ऑल्टरेशन करनी होगी तो कैसे की जाएगी, और उसके बाद कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है मेंटेनेंस का, अगर उसे एनफोर्स कराना होगा तो किस तरीके से कराया जाएगा। ये सारी चीजें इन 4 सेक्शन में हमें देखने को मिलेंगी, जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ठीक है, तो देखो हमें ये तो पता चल गया कि सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 9 में मेंटेनेंस के रिगार्डिंग प्रोविजन दे रखे हैं, जो पुरानी सीआरपीसी में नहीं थे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे सवाल उठना तो लाजमी है ना कि अगर पर्सनल लॉ में पहले से मेंटेनेंस के रिगार्डिंग प्रोविजन दे रखे हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे मेंटेनेंस मिले तो वो सिविल कोर्ट में जाकर उन पर्सनल लॉ के तहत मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है। तो फिर यहां पर नए सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 9 को ऐड करके मेंटेनेंस के रिगार्डिंग प्रोविजन क्यों डाले गए। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में भगवान दत्त वर्सेस कमला देवी के केस में अपने जजमेंट के अंदर कहा कि मेंटेनेंस के रिगार्डिंग सीआरपीसी में प्रोविजन इसलिए डाले गए हैं जिससे कि स्पीडी जस्टिस हो पाए, कम से कम खर्चे में वो व्यक्ति जो मेंटेनेंस चाहता है उसे मेंटेनेंस का ऑर्डर मिल पाए, और तीसरा इफेक्टिव जजमेंट हो पाए। देखो हम मानते हैं कि सिविल केस के थ्रू कोई व्यक्ति मेंटेनेंस मांग सकता है, लेकिन जनरली हम देखें तो सिविल केस के थ्रू कोई मेंटेनेंस मांगता है तो बहुत टाइम लगता है, और केवल टाइम ही नहीं लगता, बहुत पैसे भी लगते हैं, जिससे कि वो जो जजमेंट अगर उसके फेवर में आता भी है तो भी वो इफेक्टिव नहीं रह जाता। तो इसीलिए मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो जजमेंट आए वो जल्द से जल्द आ सके, कम से कम पैसों में आ सके, जिससे कि वो जजमेंट का कुछ इफेक्ट हो। इसीलिए हमारे लॉ कमीशन ने सीआरपीसी के अंदर चैप्टर नंबर 9 के थ्रू मेंटेनेंस के प्रोविजन को ऐड किया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि पर्सनल लॉ में तो पहले से मेंटेनेंस के रिगार्डिंग प्रोविजन दे रखे हैं, तो अब यहां पर जो मेंटेनेंस का प्रोविजन है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इसके रिगार्डिंग नानक चंद्र वर्सेस चंद्र किशोर अग्रवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ये जो सीआरपीसी का मेंटेनेंस है ना, ये सेक्युलर नेचर का है, यानी कि किसी कम्युनिटी के ऊपर पर्सनली अप्लाई नहीं होगा, ये हर एक व्यक्ति के ऊपर जो इंडिया का सिटीजन है इक्वली अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो हमें यह पता चल गया कि किसके ऊपर मेंटेनेंस का प्रोविजन जो सीआरपीसी में दे रखा है एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसके बाद एक अगला सवाल उठ के आता है कि क्रिमिनल कोड के अंदर सेक्शन 125 के तहत जो एप्लीकेशन लगाई गई है मेंटेनेंस की, उस एप्लीकेशन में अगर कोर्ट ने जो भी फाइनल जजमेंट दिया, जो भी उनकी फाइंडिंग रही, क्या उसे हम फाइनल मानेंगे। यानी कि सपोज करो एक एक्स पर्सन है, उसको किसी वाई पर्सन से मेंटेनेंस चाहिए। ठीक है, तो इस एक्स पर्सन ने सेक्शन 125 के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करी,
उस एप्लीकेशन में कोर्ट ने एक्स के फेवर में जजमेंट सुना दिया। ठीक है, तो अब क्या यहां पर ये जो जजमेंट सुनाया गया है वो फाइनल होगा? तो इसके रिगार्डिंग नंदलाल वर्सेस कन्हैयालाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये फाइंडिंग है ना मजिस्ट्रेट की सेक्शन 125 के अंदर लगाई गई एप्लीकेशन के अंदर, वो फाइनल नहीं है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, यानी कि अगर एक्स या वाई मजिस्ट्रेट के इस जजमेंट से खुश नहीं है तो वो अपने राइट को लेकर सिविल कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एक लास्ट सवाल है जो हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि क्या ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग मानी जाएगी? यानी कि सेक्शन 125 के तहत जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेगी, क्या उसे हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग मानेंगे? तो इसका जवाब वसुदेवन नायर वर्सेस कल्याणी अम्मा के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सेक्शन 125 के तहत जो भी प्रोसीडिंग कोर्ट में चलेगी उसे हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं मानेंगे। क्योंकि हम इसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं मान रहे हैं, इसीलिए जिस व्यक्ति के अगेंस्ट सेक्शन 125 की एप्लीकेशन लगाई गई है उसे हम एक्यूज्ड भी नहीं मानेंगे, और ये जो सेक्शन 125 की एप्लीकेशन है उसे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी के तहत कंप्लेंट का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमारे माइंड में आए जब हमने मेंटेनेंस के रिगार्डिंग सीआरपीसी में प्रोविजन देखा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्योंकि हमारे क्लियर हो गए हैं तो हम सीधा चलते हैं सेक्शन 125 की तरफ। ठीक है, तो देखो सेक्शन 125 का पहला क्लॉज सिंपल हमको ये कह रहा है कि वो व्यक्ति जिसके पास सफिशिएंट मींस है फिर भी वो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को और अपने माता पिता को नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है कि मैं आपको मेंटेन नहीं करूंगा, तो ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इस व्यक्ति के अगेंस्ट मंथली अलाउंस का एक ऑर्डर पास कर सकते हैं एट अ मंथली रेट जो उस मजिस्ट्रेट को ठीक लगे। ठीक है, तो देखो सेक्शन 125 का जो ये पहला क्लॉज है वो 3 लोगों के बारे में बात कर रहा है। पहला तो वो बात कर रहा है उस व्यक्ति के बारे में जिससे मेंटेनेंस की डिमांड की जाएगी, दूसरा उसके बारे में बात कर रहा है जो मेंटेनेंस की डिमांड करेगा, तीसरा उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर जिसके कोर्ट में जाकर मेंटेनेंस की डिमांड की जाएगी। ठीक बात है, तो 3 लोग हो गए। अब ये तीनों को हम एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस पर्सन के बारे में जो कोर्ट जाकर मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। तो ऐसे 3 लोग हैं जो वो कोर्ट जाकर मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं, पहले वाइफ, फिर पेरेंट्स और फिर चिल्ड्रन। तो इसमें से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाइफ की। तो सवाल उठता है कि सेक्शन 125 के तहत हम कौन सी महिला को वाइफ की डेफिनेशन में डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 के अंदर सविताबेन सोमाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर एक जजमेंट दिया। उस जजमेंट में कहा कि सेक्शन 125 के तहत जो वाइफ है उसकी डेफिनेशन में केवल वो महिला आएगी जो लीगली तौर पे शादीशुदा है। ठीक है, यानी कि वो कपल जो बिना शादी किए हुए समाज में, सोसाइटी में इस तरीके से रह रहे हैं कि वे हस्बैंड वाइफ हैं, उस कपल को वाइफ की कैटेगरी में इस केस के अकॉर्डिंग नहीं डाला गया। लेकिन साल 2010 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सिद्धार्थ वशिष्ठ वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली का केस आया, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट को बदलते हुए कहा कि नहीं, सेक्शन 125 के तहत जो वाइफ है उसकी डेफिनेशन में लीगली वेडेड वाइफ तो आएगी ही आएगी, उसके साथ साथ वो महिला जो मैरिज लाइक रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ की तरह रह रही हो बिना शादी किए हुए, वो भी सेक्शन 125 के तहत वाइफ की डेफिनेशन के अंदर आएगी। ठीक है, तो कुल मिला के सेक्शन 125 के तहत जो वाइफ है उस वाइफ की डेफिनेशन में दोनों ही आएंगी, यानी कि वो महिला जो लीगली तौर पे शादीशुदा है और वो महिला भी आएगी जो आज की डेट में लिव इन रिलेशनशिप में है और शादी नहीं की हुई बट सोसाइटी में इस तरीके से रह रही है कि वो शादीशुदा है। ठीक है, इसके अलावा सीआरपीसी का ये जो सेक्शन 125 है जिसे हम पढ़ रहे हैं उसके क्लॉज नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन नंबर बी वो वाइफ की डेफिनेशन में एक महिला को और इंक्लूड करता है। कौन सी महिला?
वो महिला जिसने डाइवोर्स ले लिया है और आगे अभी दोबारा शादी नहीं की है। ठीक है, यानी कि डाइवोर्स्ड वुमेन जिसने आगे अभी शादी नहीं की है दोबारा से, वो महिला भी सेक्शन 125 के तहत वाइफ की कैटेगरी में इंक्लूड की जाएगी और वो भी अपने हस्बैंड से जिससे उसने डाइवोर्स ले लिया है मेंटेनेंस मांग सकती है। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया कि सेक्शन 125 के तहत वाइफ की डेफिनेशन क्या है। अब वाइफ की डेफिनेशन में क्या मुस्लिम वुमेन आती हैं, ये सवाल उठा बहुत ही फेमस केस लॉग में जिसका नाम था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। ठीक है, अब इस केस में होता यह है कि अहमद खान की शाहबानो बेगम से 1930s के अराउंड शादी होती है और उसके बाद अहमद खान शाहबानो बेगम को 1978 में डाइवोर्स दे देते हैं। अब भाई शाहबानो बेगम एक एजेड वुमेन हो चुकी है, तब तक 5 बच्चे भी हैं उनके, तो अपने 5 बच्चों को संभालने के लिए और खुद को संभालने के लिए उन्हें मेंटेनेंस चाहिए। और मुस्लिम लॉ ये कहता है कि डाइवोर्स के वक्त जो शादी के टाइम पे मेहर एक डिसाइड होता है वो मिलेगा और दूसरा इद्दत पीरियड तक जो जनरली 3 महीने का होता है, वो 3 महीने के दौरान मोहम्मद अहमद खान शाहबानो बेगम को मेंटेनेंस देने के लिए लायबल हैं। ठीक है, उसके बाद शाहबानो बेगम अपने घर वालों से मांगे मेंटेनेंस, घर वाले मना कर देते हैं तो वो वक्फ बोर्ड के पास जाएं। अब अगर वक्फ बोर्ड भी उन्हें मेंटेनेंस देने से मना कर देता है तो फिर वो वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकती हैं। तो अब इतना लंबा प्रोसेस को यूज करने के बजाय शाहबानो बेगम ने सेक्शन 125 के तहत कोर्ट से मेंटेनेंस मांगना ज्यादा आसान समझा, तो सेक्शन 125 के तहत कोर्ट गई। बट मोहम्मद अहमद खान और इनके साथ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, ये दोनों का ये कहना था कि जब अहमद खान मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हैं तो फिर शाहबानो बेगम सेक्शन 125 के तहत कोर्ट जाकर मेंटेनेंस क्यों मांग रही है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में जजमेंट दिया जिसके अंदर कहा कि देखो, पहली बात तो ये कि सेक्शन 125 सेकुलर नेचर का है, उसमें कोई भी महिला आकर अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल लॉज, चाहे वो हिंदू लॉ हो चाहे वो मुस्लिम लॉ हो। ठीक है, तो अब इस पे काफी कंट्रोवर्सी हुई, तो उस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए उस वक्त की सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिस एक्ट का नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर एक प्रोविजन डाला गया, जो प्रोविजन ये कहता था कि इफ अ मुस्लिम वुमेन वांट a maintenance from her husband under section 125 then she has to take permission for the same from her husband first। ठीक है, अब ये वाली बात जो है, ये बात शाहबानो बेगम के जो वकील थे उनको थोड़ा खराब लगी। तो शाहबानो बेगम के जो वकील थे डैनियल लतीफी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला, केस का नाम था डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में साल 2001 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाते हुए ये जो प्रोविजन था कि एक मुस्लिम वुमेन को अगर मेंटेनेंस चाहिए सेक्शन 125 के तहत तो उसको पहले अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी, इस बात को खारिज किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, सेक्शन 125 के तहत अगर कोई मेंटेनेंस मांगना चाहता है तो उसको किसी भी व्यक्ति से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है कोर्ट में आकर मेंटेनेंस मांगने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो देखो, अभी हमने देखा सेक्शन 125 के तहत वाइफ की डेफिनेशन क्या है। अब उसके बाद सवाल ये उठता है कि वो वाइफ कौन सी कंडीशन फुलफिल करेगी तब जाके वो मेंटेनेंस के लिए लायबल होगी अंडर सेक्शन 125। तो देखो, सिंपल सेक्शन 125 का पहला क्लॉज हमें बता रहा है कि कोई व्यक्ति, यहां पर कोई व्यक्ति मतलब उसका हस्बैंड, यानी कि वाइफ का हस्बैंड जिसके पास सफिशिएंट मींस है, यानी कि उसके पास इतना पैसा है या इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन कर पाए, इसके बावजूद अगर वो अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट कर रहा है या फिर रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है कि मैं तुम्हें मेंटेन नहीं करूंगा, तो ऐसी वाइफ सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस मांग सकती है।
बट इसके अंदर एक चीज और है, कोर्ट ये भी चेक करेगा कि जिस वाइफ को उसके हस्बैंड ने मेंटेन करने से मना किया है वो वाइफ अपने आप से अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, यानी कि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कोई जिससे कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ये है कि वाइफ के पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे कि इनकम उसके पास आ सके। ठीक है, यहां पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि वाइफ के पास पोटेंशियल है अर्न करने का या नहीं। ठीक है, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर वाइफ को हस्बैंड मना कर दे कि मैं तुम्हें मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद वाइफ के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तभी वो मेंटेनेंस मांग सकती है कोर्ट जाकर। अगर वाइफ को हस्बैंड ने मना कर दिया मेंटेन करने से बट वाइफ के पास इनफ सोर्स ऑफ इनकम है, तब फिर वो कोर्ट मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर पास नहीं करेगा। भाई जब वाइफ के पास पैसा आ रहा है किसी भी सोर्स से, चाहे उसके पास कोई प्रॉपर्टी रखी है, चाहे कोई भी फिक्स एसेट रखा है जिससे उसके पास मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, चाहे जैसे भी उसके पास पैसा आ रहा है जिससे कि वो अपने आप को मेंटेन कर पा रही है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उसके फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास नहीं करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जब कोर्ट वाइफ का सोर्स ऑफ इनकम देख रही होगी तो उस वक्त कोर्ट उसके पोटेंशियल को नहीं देखेगी। यानी कि एक महिला है, सपोज करो उसने डॉक्टरेट की डिग्री ले रखी है, वो MBBS है सपोज करो, बट वो प्रैक्टिस नहीं करती है, एज अ होम मेकर वो अपनी जीविका चला रही है अपने हस्बैंड के साथ। हस्बैंड ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, वाइफ के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है बट वाइफ के पास डॉक्टर की डिग्री है, वो चाहे तो प्रैक्टिस करके अर्निंग कर सकती है, यानी कि उस महिला के पास पोटेंशियल है कि वो अर्न कर सके, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट वाइफ के फेवर में ऑर्डर पास कर देगा, क्योंकि यहाँ पर हम सेक्शन 125 के तहत क्या देख रहे हैं कि वाइफ के पास सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं, बजाय इसके कि वाइफ के पास पोटेंशियल ऑफ अर्निंग है कि नहीं। इसके बाद बात करें हम इस वाले पॉइंट की, जो सेक्शन 125 का क्लॉज नंबर 3 है, तो वो सिंपल हमको कहता है कि कोई महिला है जिसको उसका हस्बैंड कह रहा है कि मैं तुम्हें मेंटेन करूंगा बट मैं तुम्हारे अलावा एक शादी और करने जा रहा हूं। अब इस बात पे अगर वाइफ रिफ्यूज कर दे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इस पर हस्बैंड कह रहा है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं तुम्हें मेंटेन नहीं करूंगा, तो ऐसी सिचुएशन में वाइफ कोर्ट जाकर मेंटेनेंस मांगेगी तो उसे मेंटेनेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है ये तो अप्लाई होगी ही होगी। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि सेक्शन 125 के तहत किन सिचुएशन में वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि अब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिन सिचुएशन में वाइफ मेंटेनेंस सेक्शन 125 के तहत क्लेम नहीं कर सकती। ठीक है, तो सिंपल है, ये 4 कंडीशंस है जो सेक्शन 125 हमें बताता है, जो कहता है अगर वाइफ अडल्ट्री कर रही है, अडल्ट्री क्या है वो हमने IPC वाली सीरीज में देखा था, वहां पे जाके देख सकते हैं। सेकंड, अगर वो महिला यानी कि वाइफ अपने हस्बैंड के साथ बिना किसी रीजन के रहने से मना कर दे। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा कि अगर वाइफ मना कर रही है हस्बैंड के साथ रहने से क्योंकि हस्बैंड एक दूसरी शादी करने जा रहा है, तो दैट इज अ जस्ट रीजन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 क्लॉज 3। तो वहां पर सेक्शन 125 के तहत वो महिला मेंटेनेंस मांग सकती है। लेकिन अगर कोई ग्राउंड ही नहीं है, बिना किसी ग्राउंड के वो अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर दे, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उसे मेंटेनेंस नहीं दिलाया जाएगा। उसके बाद तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से अलग रहने लग जाए, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों में झगड़े हो रहे हैं या XYZ जो भी रीजन है, वो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल कंसेंट होता है कि ठीक है अब आज से हम लोग अलग अलग रहेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में भी वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। ठीक है, इसके बाद सिंपल एक लास्ट कंडीशन है जो कहता है कि अगर वाइफ खुद से ही मना कर दे, यानी कि वाइफ अगर खुद से सक्षम है कि अपने आप को मेंटेन कर पा रही है और ऐसे में वो रिफ्यूज कर दे कि ठीक है मुझे तुम्हारा कोई भी पैसा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि तुम मुझे मेंटेन करो, मैं अपने आप खुद को मेंटेन कर सकती हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में फिर मेंटेनेंस वाइफ को नहीं दिया जाएगा। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखनी कि अगर वाइफ ने एक बार मना कर दिया मेंटेनेंस लेने से,
उसके बाद वो दोबारा कोर्ट में जाकर मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाइफ की डेफिनेशन क्या है और कौन से सिचुएशन में वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है, कौन से सिचुएशन में वाइफ मेंटेनेंस नहीं मांगेगी या उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो मेंटेनेंस मांगे, यानी कि वो मेंटेनेंस मांगने कोर्ट जाएगी तो कोर्ट उसके फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास नहीं करेगा। ठीक है, अब हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे पेरेंट्स चिल्ड्रन, ये लोग मेंटेनेंस किस तरीके से मांग सकते हैं, यानी कि कौन से सिचुएशन में इन लोगों को अलाउ किया जाएगा कि ये लोग भी मेंटेनेंस मांग सकें। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और भी चीजें देखेंगे, जैसे प्रोसीजर देखेंगे सेक्शन 126 में कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया है तो उसको ऑल्टर करना है तो कैसे करेंगे, सेक्शन 127 में उसको देखेंगे। उसके बाद मेंटेनेंस के ऑर्डर को अगर एनफोर्स कराना हो तो सेक्शन 128 में कैसे कराते हैं उसको देखेंगे। ठीक है।